अच्छा रिजवान भाई, ये तो कुछ डीप बातें थी। अब मैं आपसे कुछ कॉमन क्वेश्चन पूछूंगा। जी जी बिल्कुल। कॉमन क्वेश्चन थोड़े से क्रिटिकल भी होंगे। बैरिया में थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्ट किया कि जब आपका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए तो आप बैरिया को एक दफ़ा चेक करवाएंगे। बैरिया का इंस्पेक्टर विजिट करेगा, आपका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट चेक करेगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई फॉल्ट हुआ तो मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसने मुझे कोटेशन दी, मुझे समझ आ गई, मैंने उस पर आमीन कहा, उसको सिग्नेचर कर दिए। कॉन्ट्रैक्टर भागता क्यों है बीच में? इसका मेजर रीज़न यही थी कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस को ना अपने क्लाइंट ने पूरी तरह स्टडी किया, उनके ऊपर डिस्कशन नहीं की, चीज़ों को उस तरह देखा नहीं डीपली, बाद में उनके लिए वो प्रॉब्लम बन गई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाक फ्लैग प्रॉपर्टी से मैं हूँ हाफिज उमैर ज़िया और आज की वीडियो में मेरे साथ हैं रिजवान भाई। सबसे पहले मैं आपको वीडियो का टॉपिक या वीडियो का फॉर्मेट बता देता हूँ। आज हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि कंस्ट्रक्शन के वो बेसिक क्वेश्चंस और बेसिक से थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चंस जो मेरे माइंड में हैं या जो एक क्लाइंट की क्यूरीज होती हैं वो रिजवान भाई से पूछने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जब भी कंस्ट्रक्शन की वीडियो बनाते हैं तो कुछ लोगों ने नीचे कमेंट किया कि भी आप लोगों का कंस्ट्रक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, आप रियल एस्टेट कंसल्टेंट, आप रियल एस्टेट की बातें करें, आप उन लोगों को सामने लेके आए जो कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है कि मैं एक मजदूर को उठा के यहाँ पे ले आऊँ और उससे कंस्ट्रक्शन की वीडियो बनवाना शुरू कर दूँ, क्योंकि उसका काम लेबरिंग है, वो लेबरिंग करता है, कोई मैकेनिक है तो वो मैकेनिक का काम करता है। हम लोगों का पर्पस होता है आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। उसके बाद जब आप कोटेशन के लिए आते हैं तो हम लोग अपने जो डिपार्टमेंट बने हुए हैं उसमें आपको ले जाते हैं और वहाँ पे आपको साथ जो है सारी निगोशिएशन, टर्म्स एंड कंडीशंस और डिटेल जो है ना आपकी वो माइंड क्लियर किया जाता है वहाँ पे। अभी रिजवान भाई का मैं अगर आपको तारुफ करवाऊँ तो पाक फ्लैग प्रॉपर्टी का जो कंस्ट्रक्शन विंग है उसको रिजवान भाई लीड करते हैं और उसको सारे उसके मामला देखते हैं। तो आज रिजवान भाई को मैंने स्पेशल कहा कि भी मेरे साथ बैठें और कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो लोगों की क्यूरीज हैं उनका आप जवाब दें। मैं कोशिश करता हूँ क्लाइंट बन के रिजवान भाई से पूछने की जो आप लोगों ने जो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछे हुए थे या जो व्हाट्सएप पे हमारे पूछते हैं वो रिजवान भाई से हम पूछने की कोशिश करते हैं। रिजवान भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूं। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सारा दिन फील्ड में गुजरता है, उसके बावजूद आपने शाम को जो है मुझे टाइम दिया। रिजवान भाई, मैं आपसे वो क्वेश्चंस करूंगा जो क्लाइंट हमसे व्हाट्सएप पे करते हैं, जो कमेंट बॉक्स में करते हैं, क्योंकि आप तक वो डायरेक्ट क्यूरीज नहीं पहुंच रही थी। आप सारा दिन फील्ड में होते हैं और आपकी फील्ड ही डिफरेंट है। बिल्कुल। अच्छा, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 125 गज की, क्योंकि ज्यादा ट्रेंडिंग में वो है, ज्यादा साइट्स भी हमारी उसी की चल रही हैं। मैं एक क्लाइंट हूँ, मैंने 125 गज का प्लॉट ले लिया और उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए अब मैं पाक फ्लैग प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन विंग में आके बैठ गया हूँ। मुझे स्टेप 1 से बता दें कि कहाँ से हम शुरू करते हैं इसको, कंस्ट्रक्शन कहाँ से लेके चलते हैं। प्लॉट मैंने खरीद लिया हुआ है, मैं आपके पास आ गया रिजवान भाई, ये 125 गज का अली ब्लॉक में मेरे पास प्लॉट है, मैं कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहा हूँ, उसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। अच्छा उमैर भाई, जब आप प्लॉट की परचेजिंग कर लेते हैं, अलॉटमेंट आपके हाथ में आ गया, वो सारा एक प्रोसेस हो गया इसका प्लॉट की परचेजिंग का जी। अब उसके बाद जब हम कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो स्टेप है, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको इलेबोरेट कर दूं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को। सबसे पहले आपने अलॉटमेंट उसकी पे करनी होती है बैरिया में, फिर जो डिज़ाइन के लिए सॉरी अलॉटमेंट मैंने बोल दिया, डिज़ाइन चार्जेस, स्क्रूटनी चार्जेस भी बोलते हैं, वो पे आप करते हैं। तो उसके बाद आपका एक जो आपकी घर है उसका डिज़ाइन, उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बैरिया ने कुछ अपने जो अप्रूव डिज़ाइन है वो भी दिए हुए हैं, अगर आप उसमें से सिलेक्ट कर लें तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप कोई आउटसोर्स अपना कोई यूज करके आर्किटेक्ट अपनी मर्जी का इंटीरियर, अगर आप बाहर से बनवाना चाहें कस्टमाइज, आप बाहर का एलिवेशन को नहीं छेड़ सकते, इंटीरियर अपनी मर्जी से डिजाइन करवा सकते हैं। 125 गज में ये है कि आप बाउंड हैं कि अगर आपकी स्ट्रीट में कोई ऑलरेडी एलिवेशन अप्रूव है तो आपने उसको फॉलो करना है। अगर ऑलरेडी अप्रूव नहीं है
तो फिर आप जो बैरियर की गिवन एलिवेशन है उसमें से जो आपको अच्छा लगता है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। आपके पास फिर जो आप सिलेक्ट करेंगे वो दूसरे जो होंगे उनको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद जब आपकी सारी ड्राइंग्स आर्किटेक्चर ड्राइंग बन गई, आपने अपने रूम साइजेस वगैरह हर चीज सिलेक्ट कर ली, फाइनलाइज कर ली, फिर उसके बाद आपकी फिर उसी के अकॉर्डिंगली आपकी स्ट्रक्चर की ड्राइंग बनेगी, फिर इलेक्ट्रिकल की और प्लम्बिंग की ड्राइंग्स बनेगी। ठीक है। जब ये ड्राइंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो बैरियर इस चीज को चेक करता है, चेक करके फिर आपको अप्रूव्ड ड्राइंग्स प्रोवाइड करता है। ठीक है। और आपको फाइनल कंस्ट्रक्शन के लिए एनओसी मिल जाती है। इसका ड्यूरेशन बता दें, एस्टिमेटेड इसमें अगर तो आप आउटसोर्स करेंगे तो आउटसोर्स में थोड़ा सा टाइम आपको पता है, फिर कंसल्टेशन में सारी चीजें में वो थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर वो बैरियर से अप्रूवल्स भी लेने होते हैं। तो अगर आप बैरियर का ही कोई डिजाइन उठा के उसको आपको अच्छा लग जाता है, लाजमी नहीं है कि आपने वही लेना है। ठीक है। आपको कोई चीज अच्छी लग जाती है, आप उसको सिलेक्ट करते हैं तो वो ऑलरेडी उनके पास वो रिकॉर्ड में होता है। ठीक है। तो वो उनके लिए आसानी होती है उस चीज को अप्रूव करने में। ठीक है। बाकी आपका फिर MEP स्टैंड्स फॉर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, ये जो ड्राइंग्स हैं ये अप्रूव करवाने के लिए फिर भी आपको आउटसोर्स ही करना, ये चीजें आपको आउटसोर्स करना पड़ती है। ठीक है। ठीक है। और स्ट्रक्चर आपको आउटसोर्स करना पड़ता ठीक है। वो ड्राइंग्स, ये सारा प्रोसेस एस्टिमेटेड इसमें 1.5 से 2 महीना और मैक्सिमम इसमें 3 महीने तक, अगर आप आउटसोर्स करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, ज़्यादा बारीक भी नहीं से चीज़ों को देखते हैं तो 3 महीने में ये आपका सारा प्रोसेस क्लोज हो जाता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप चीज़ों को कितनी जल्दी फाइनलाइज करते हैं। मैक्सिमम इतना टाइम 2 से 3 महीने में ये सारी चीज़ें क्लोज हो जाती हैं। चले, मैं समझता हूँ कि हमारा स्टेप 1 यहाँ पे मुकम्मल हो गया और इसमें 3 मंथ का प्रोसेस है। ये एनओसी मिलने तक, कंस्ट्रक्शन की एनओसी मिल गई आपको कंस्ट्रक्शन की, उससे आगे बताएं। अच्छा, कंस्ट्रक्शन की एनओसी जब मिल जाती है फिर हमारा सेकंड स्टेप होता है एग्जीक्यूशन का। एग्जीक्यूशन में फिर हमारा स्टेप बाय स्टेप हम पहले स्ट्रक्चर का जो नीचे आपका डिमार्केशन बैरियर की तरफ से जो होती है, फिर उसके बाद हम उसके ऊपर फुटिंग्स, फिर आपका ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपका फुटिंग हो गई, C2 हो गया, प्लिंथ हो गया, आपका स्ट्रक्चर का काम स्टार्ट हो जाता है। और साथ के साथ फिर जब स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो जाता है तो पहले ये होता था हम साथ फिनिशिंग भी फौरन ही स्टार्ट कर लेते थे साथ। लेकिन अभी बैरियर में थोड़ा सा इस चीज के ऊपर रिस्ट्रिक्ट किया कि जब आपका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए तो आप बैरियर को एक दफा चेक करवाएंगे। बैरियर का इंस्पेक्टर विजिट करेगा, आपका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट चेक करेगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई फॉल्ट हुआ तो वो आपको वो पॉइंट आउट करेगा। वो आप जब उसको क्लियर कर लेंगे फिर आपको फिनिशिंग की वो परमिशन मिलेगी। एक तरह से ये आसानी भी है कि आपका अगर कहीं पे कोई कुछ चीज़ें हो जाती हैं कि कहीं पे कोई आपने नेग्लिजेंसी कर दी, या समटाइम्स नेग्लिजेंसी नहीं, आप उसको बोल सकते कुछ चीज़ नज़रों के सामने नहीं आई, कोई मिस हो गई, ठीक है, तो वो आप पैमाइशें पूरी कर रहे हैं। कहीं पे कुछ छोटा मोटा भी अगर कोई इशू रह गया है, कोशिश तो वैसे हमारी ये होती है कि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए, हर चीज़ को प्रॉपरली चेक एंड बैलेंस के साथ लेके चल रहे होते हैं हमारी पूरी टीम, फिर सुपरवाइजर हैं, फिर हम भी विजिट कर रहे होते हैं। सही। तो कहीं पे फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ताकि फिनिशिंग जब आप कर रहे हो तो आपको पता है फिनिशिंग में अगर वो टाइल लगी होगी, फिर वहां पे कोई तोड़फोड़ होगी तो वो टाइल का भी फिर फिनिशिंग खराब होगी, पेंट दोबारा से, ये सारा एक मतलब बहुत बड़ी एक हैसल एक्सरसाइज पूरी बन जाती है। फिर ये चीजें एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही होती हैं कि अगर आपका स्ट्रक्चर में कहीं प्रॉब्लम आ गई, तोड़फोड़ करनी पड़ गई है, तो फिर आपको नए सिरे से उसका प्लास्टर भी करना पड़ेगा, पेंट भी करना पड़ेगा। कहीं पे इलेक्ट्रिकल का कोई रूट आ रहा है वो आपको दोबारा नए सिरे से रीलोकेट करनी पड़ेंगी चीजें। ठीक है। तो एक बहुत बड़ी वो चीज होती है। उस चीज के लिए हमारे लिए भी थोड़ा सा बेनिफिशियल है कि ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए, बैरियर चेक कर ले, फाइनलाइज कर ले, फिर हम उसके ऊपर फिनिशिंग का काम स्टार्ट करते हैं। ये टोटल हार्डली मैक्सिमम ये जो टाइम है ना आपका 7 से 8 महीने में हमारा एक कंप्लीट हो जाता है। से लेके ग्रे स्ट्रक्चर की कंप्लीशन तक 7 से 8 माह। नहीं सॉरी, ग्रे स्ट्रक्चर की नहीं, फिनिशिंग तक की मैं बात कर रहा हूं। फिनिशिंग डिलीवरी तक के आप बता रहे हैं। ग्रे स्ट्रक्चर मैक्सिमम 3 से 4 महीने में आप ग्रे स्ट्रक्चर को फाइनलाइज कर लेते हैं। 3 से 4 महीने में बैरियर की इंस्पेक्शन कितनी दफा होती है साइट पे? बैरियर की इंस्पेक्शन अगर आप देखें टोटल, सबसे पहले डिमार्केशन, ठीक है, फिर आपकी जो इंस्पेक्टर की काम आ जाता है जो रेगुलर साइट को चेक कर रहा है, वो 4 स्टेजेस पे, आपके फुटिंग्स पे, नीचे जो बुनियाद है उस पे, फिर उसके बाद आपका प्लिंथ बीम पे, फिर पहली स्लैब पे, फिर दूसरी स्लैब पे, और लास्ट में आपका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट जब होता है। टोटल ये 6 इंस्पेक्शंस हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो सिर्फ आप ही जानते हैं, मुझे उनकी समझ में नहीं आ रही, आपके टेक्निकल वर्ड्स हैं और आपके फील्ड वर्ड्स हैं। तो चले, अच्छा हुआ आप आ गए और वो बातें भी क्लाइंट तक पहुंच रही हैं या व्यूअर्स तक पहुंच रही हैं जो वो सुनना चाहते थे। बिल्कुल। अच्छा,
ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम फिनिशिंग की तरफ आ गए। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा, फिनिशिंग में फिर हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमारे क्लाइंट है उनको फिर हम पहले तो ये होता है कि ग्रे स्ट्रक्चर में हमारा उनके साथ अगर कोऑर्डिनेशन है 15 डेज या 20 डेज की कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि ग्रे स्ट्रक्चर में कोई इतना मैक्सिमम जो होता है एज पर ड्राइंग ही काम हो रहा होता है, उतना मतलब उसमें वो चीज़ें नहीं होती कि कंसल्टेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़े। फिनिशिंग का जब हम काम स्टार्ट करते हैं तो फिर हमें रेगुलर बेसिस पे क्लाइंट के साथ इन टच रहना पड़ता है, सम टाइम डेली बेसिस पे, सम टाइम वीकली बेसिस पे। ठीक है। तो सम टाइम एक दिन में 2-2 3-3 दफ़ा हमें कंसल्टेशन क्लाइंट के साथ करना पड़ती है। उसका रीज़न ये होता है कि हर स्टेज पे जब फर्ज करें पेंट का काम है तो हम हर स्टेज पे कोशिश कर रहे होते हैं कि क्लाइंट को पसंद का, उसकी जो उसने चॉइस की है, जो उसके कलर थीम है उसके अकॉर्डिंगली काम करें, कहीं पे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए या किसी किस्म की कोई इस तरह का काम ना हो जाए जो क्लाइंट के लिए बाद में प्रॉब्लम का बायस बने। फिर ऐसे ही जब हमारा टाइल वर्क हो रहा होता है, ऐसे ही वुड वर्क हो रहा होता है, मतलब हर स्टेज पे फिनिशिंग पे हमें डेली बेसिस या वीकली बेसिस पे क्लाइंट के साथ इन टच रहना पड़ता है चीज़ों को फाइनलाइज करने के लिए। ठीक है, वो एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फिर आपकी जो थीम है उसको फॉलो करते हुए हर चीज़ को मतलब आपको करने के लिए उसके क्लाइंट की आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, और क्लाइंट को भी ये चाहिए कि जब फिनिशिंग का काम हो रहा हो तो थोड़ा सा अपना टाइम, कीमती टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल के भले 1 घंटे आधे घंटे के लिए कंसल्टेशन लाजमी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ करें, ताकि बाद में जब काम कंप्लीट हो जाता है तो उस वक्त बाद में क्लाइंट के साथ और कॉन्ट्रैक्टर के साथ प्रॉब्लम करने से बेहतर यह है कि आपस में कि उस वक्त जब काम हो रहा होता है तो चीज़ों को अगर कहीं पे कुछ चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही तो उसी वक्त फौरन वो चेंज करवा लें। बिल्कुल ऐसे, ताकि आपका टाइम भी बच सके, आपका पैसा भी बच सके, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका रिलेशन जो है वो एक हेल्दी रहे। ठीक है। अच्छा रिजवान भाई, ये तो कुछ डीप बातें थी, अब मैं आपसे कुछ कॉमन क्वेश्चन पूछूंगा। जी जी बिल्कुल। कॉमन क्वेश्चन थोड़े से क्रिटिकल भी होंगे। सही। सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसने मुझे कोटेशन दी, मुझे समझ आ गई, मैंने उस पर आमीन कहा, उसको सिग्नेचर कर दिए, कॉन्ट्रैक्टर भागता क्यों है बीच में? अच्छा, यहाँ पे अब जो लास्ट हमारा एक्सपीरियंस रहा है 1 साल का, मोस्टली यहाँ पे देखा होगा कुछ जितने भी जो बिगिनर थे कॉन्ट्रैक्टर्स में, ठीक है, और उसके बाद फिर जो मतलब हाई प्रोफाइल नहीं थे या उस तरह के जिन्होंने नया नया अपना करियर शुरू किया था, कॉन्ट्रैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा थे। फिर कुछ कॉन्ट्रैक्टर ऐसे भी थे जो बहुत एक्सपीरियंस भी थे, लेकिन रेट्स का वो इस तरह का था कि काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग काम छोड़ के चले गए, भाग गए। उसका रीज़न ये बना कि इन्फ्लेशन का जो थी एकदम एक जैसे तूफान है वो आया। तो नॉर्मली हम जब कोई एग्रीमेंट कर रहे होते हैं एज पर बाय लॉज हम उसको देखते हैं कि हमारी जो इन्फ्लेशन हम कंसीडर कर रहे होते हैं वो 5 to 10% होती है रेट्स में, फ्लक्चुएशन जो आ रही होती है। लेकिन अगर आप पिछले 6 महीने या 1 साल को 1.5 साल को देखें तो इसमें जो इन्फ्लेशन रेट हमारा रहा है वो 50% से भी अब चला गया कुछ चीज़ों में। तो उस चीज़ों को करने के लिए फिर एग्रीमेंट्स जो थे उनके ऊपर कुछ जो हमारे क्लाइंट्स थे या कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो थी वो चीज़ों को कंपनसेट कर लिया और वो काम चल गया, उनका काम कंप्लीट हो गया, टाइम भी बच गया, पैसा भी बच गया। कुछ थे वो कह रहे थे कि रिजिडिटी शो की कि एज पर एग्रीमेंट ही हमने करना है, तो वहाँ पे आके फिर प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर को मजबूरन भागना पड़ा। देखिए अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिस पे वो कॉन्ट्रैक्टर आपके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें वो खुद भी बेबस हो जाता है। एक लिमिट होती है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है तो उसमें उसके प्रॉफिट की एक लिमिट है, एक रेशो है, ठीक है। अगर वो उसको काम कंप्लीट करना पड़ रहा है, वो कमिटेड है, तो वो अपनी उस रेशो को भी कॉम्प्रोमाइज करके कोशिश ये करेगा कि अपना प्रोजेक्ट जो है वो उसको कंप्लीट कर ले। लेकिन अगर वो उससे भी एक्सीड करेगी तो वो कोशिश करेगा कि या तो वो क्लाइंट के साथ बैठ के टेबल टॉक करके उस चीज़ों को सेटल डाउन कर ले। अगर वो नहीं होती तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसका क्या होता है कि मैं काम को छोड़ दूं, कोई और काम कर लूं। इस वजह से ये होती है। एक मार्केट में ये भी ट्रेंड देखा गया था, मैं इसी 1 साल की अगर बात करूं, कि लोग कम पैसों की कोटेशन दे के ऑर्डर तो पकड़ लेते थे, उसको फुलफिल करना जो है वो मुश्किल होता था। ऐसे भी हमने मार्केट में केसेस देखे हैं। जी जी, काफ़ी केसेस हमने भी, हमारे सामने भी आए। कुछ क्लाइंट ऐसे थे जिन्होंने पहले हमसे कोटेशंस ली,
वो हमारे से कम रेट पे किसी ने उनको कोटेशन दे दी, वो उनके पास चले गए, काम शुरू भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो काम शुरू ही हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ आज तक। तो वो उसका मेजर रीजन यही थी कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस को ना अपने क्लाइंट ने पूरी तरह स्टडी किया, उनके ऊपर डिस्कशन नहीं की, चीज़ों को उस तरह देखा नहीं है डीपली, बाद में उनके लिए वो प्रॉब्लम बन गई। अच्छा, एक प्रैक्टिस हमने और भी मार्केट में देखी कि लेट्स सपोज पार्क फ्लैग प्रॉपर्टी पे हमारे पास एक क्लाइंट आया 125 गज की कंस्ट्रक्शन करवाने, हमने उसको कोटेशन दिया है कवर्ड एरिया के हिसाब से। सही। अब कवर्ड एरिया आपको पता है, नॉर्मली आपको बल्कि ज़्यादा अच्छी तरह पता है, फुल कवर्ड एरिया जो है वो बनता है 2000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर यार्ड। जी बिल्कुल, ठीक है, स्क्वायर यार्ड नहीं स्क्वायर फीट, तो हाँ जी 2000 स्क्वायर फीट बनता है बिल्कुल। और मार्केट में वो गया तो मार्केट वालों ने उसको कहा, ये जिस तरह के भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे, बिल्डर्स, उन्होंने कहा जी नहीं 2000 तो बनता नहीं, वो तो बनता 1700 है। अब इस चीज को आप बेहतर तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि वो 1700 सिर्फ सेमी का बता रहे होते थे, पूरे वाले का नहीं बता रहे होते थे, जिसमें ओवरहेड टैंक भी आता है और ये नीचे वाली टैंक भी आता है, बाउंड्री वॉल्स भी, इस तरह करके भी लोगों को मैनिपुलेट किया गया। अच्छा, उसके बारे में थोड़ा सा मैं वो आपको बता देता हूँ, आइंदा इस तरह के मुझे आपकी बात की समझ लग रही है, आप क्या चीज जानना चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें यह हुआ कि कुछ लोगों ने इस तरह किया कि नहीं भाई कवर्ड एरिया तो इतना बन रहा है, आप जब ड्राइंग को खोलेंगे ना जी तो उस पे कवर्ड एरिया बेसिकली है क्या, जो आपका कंस्ट्रक्टेबल एरिया होता है, ठीक है, जहाँ पे आप, अगर आसान लफ्जों में मैं आपको बता दूं कि जो आपकी स्लैब जिस जगह पे आपकी आती है, बिल्कुल वो जो एरिया आपका स्लैब एरिया बेसिकली जो होता है उसको हम कवर्ड एरिया बोलते हैं। ठीक है, सही है। वो कवर्ड एरिया तो कम होता है, फिर हम 2000 क्यों चार्ज कर रहे हैं जी, वो 1700 क्यों चार्ज कर रहे हैं। तो वो इस तरह होता है कि वो आपसे उन्होंने 1700 और कुछ वो कवर्ड एरिया को तो ले लिया, फिर आपसे उन्होंने बाउंड्री वाल के लहदा से चार्जेस ले लिए, अंडरग्राउंड के लहदा से चार्जेस ले लिए, ओवरहेड के लहदा से ले लिए, पैरापिट के लहदा से ले लिए, फिर इसी तरह जो इस काम थे मेन गेट है उन्होंने लगा के दिए वो लहदा से। अब जब वो उन सारी चीजों को क्लाइंट बाद में देख के सोचते हैं कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ, तो वो हमने जो 2000 उसको दिया होता है उससे भी ज्यादा अमाउंट एक्सीड कर गया होता है, एक्सीड कर गई होती है। तो हमने 2000 क्यों रखा हुआ है, या एक वो फिक्स क्यों किया हुआ है एरिया, थोड़ा ज्यादा क्यों किया हुआ है। हमने जो उसकी एग्जैक्ट कॉस्ट थी, जो एक्स्ट्रा वर्क कवर्ड एरिया के अलावा थे, जैसे बाउंड्री वाल हो गई, ये सारी चीजों की कॉस्ट कैलकुलेट करके तो हमने उसको डिवाइड कर दिया हमारे जो रेट से, या जो हमारी कॉस्ट से उसके ऊपर डिवाइड करके हमने एक कॉमन रेट उसका बना लिया, स्क्वायर फीट उसके बना लिए कि कितने स्क्वायर फीट है, उसको फिर हमने ऐड ऑन कर दिया अपने कवर्ड एरिया में क्लाइंट की आसानी के लिए, ताकि वो चीजों में उलझे नहीं, उसको इतना इन चीजों में अगर उलझा देंगे तो वो परेशान हो जाएगा कि यार ये क्या हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही चीजों को समझने में आसानी के लिए हमने वो चीजें इंक्लूड कर दी उसके अंदर। ठीक। अच्छा, अब मुझे एक चीज आप और बताएं, मेरे पास 125 गज का प्लॉट है और मैंने रखा हुआ है कि हाँ ठीक है मैंने बनाना है बैरिया, मूव होना है मैंने, लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन की समझ नहीं आ रही, रेट ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं। बहुत सारे लोग इसी तजब्जुब का शिकार हैं 1 साल से कि कंस्ट्रक्शन के रेट जरा नीचे आते हैं, अच्छा चलो शुरू करवाते हैं। फिर आप मजीद आगे क्या देख रहे हैं कि ये रेट्स ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, स्टेबल रहेंगे? नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये भी इस पॉइंट के बाद ये भी बता दीजिए, क्या अभी कंस्ट्रक्शन शुरू कर देनी चाहिए? जिसने कल करनी है परसों करनी है, क्या वो आज शुरू कर दें या वेट करें? इन दोनों चीजों का बताइए। देखिए, अभी मार्केट जो करंट सिचुएशन है, अभी मार्केट है थोड़ी सी स्टेबल, ठीक है। तो पाकिस्तान में आपको एक पता है, आपने देखा होगा कि हमारी इतनी एज हो गई है, हमने नहीं देखा आज तक कि कोई रेट ऊपर गया है और वो रिवर्स बैक आया। हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल को ही कोट कर लेते हैं, देख ले आप कि रिवर्स रेट बहुत कोई ऑप्शनल केस हो तो रिवर्स होता है, ये इंक्रीज की तरफ ही जाते हैं, डिक्रीज की तरफ बहुत कम आते हैं। ठीक है। सम टाइम ऐसे होता है कि किसी चीज का रेट, अब जैसे पेट्रोल को ही देख लें, 40-50 रुपए बढ़ा दिया, फिर 20 रुपए 10 रुपए नीचे आ गया, तो वो उस तरह ये चीजें चल रही होती हैं। तो आप इस चीज को देखेंगे ना, आप जितना वेट करेंगे ना बेसिकली आप उतना ही अपना नुकसान करेंगे। ठीक है। डिले करने का मतलब है आप उतना ही आपका जो कास्ट है ना वो ऐड ऑन होती रहेगी, आपकी फिक्स अमाउंट है ना उसकी वैल्यू कम होती रहेगी, जो आपके पास पड़ा हुआ है आपका कैपिटल है वो कम होता जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप इसको इन्वेस्ट करके जो बाद में आपने नुकसान करना है वो आप अभी से आप इन्वेस्ट हुआ होगा तो आपकी चीज की वो वैल्यू बढ़ती जाएगी। सही। कैपिटल की वैल्यू कम होती जाएगी लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। सही। तो बेहतर यही है कि जो काम आपने कल करना है वो आज कर ले,
ठीक है, यानी जो लोग अगर आपने इरादा कर ही लिया कि मैंने कंस्ट्रक्शन करनी जी है जी तो फिर कल की बजाय आज ही शुरू कर ले। आज शुरू करें। हो सकता है कि आपको ये इन्फ्लेशन जहाँ पे आपको 100% इफेक्ट करे इन फ्यूचर, वहाँ पे आपको ये 70% या 60% पे इफेक्ट करे, या हो सकता है 40% पे ही इफेक्ट करे, या हो सकता है आपको 10 या 20% पे ही इफेक्ट करे। तो ये एक चीज है कि अब देखिए फ्यूचर किसी ने भी नहीं देखा। जी जी बिल्कुल, एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं जी चीजें। बिल्कुल। तो एक्सपेक्टेशंस पाकिस्तान में अभी करंट सिचुएशन में तो नहीं लग रही कि कोई चीज़ों के रेट नीचे आएंगे। इलेक्शन होंगे, फिर वो गवर्नमेंट डिसाइड होंगी, वो इनको करते करते 6-8 महीने 1 साल गुजर जाना सेटल डाउन होते। उसके बाद भी उम्मीद नहीं है कि नीचे आएंगे, ऊपर ही जाएंगे। देखें अब इस तरह लोगों को नाउम्मीद करना भी मुनासिब नहीं है। हाँ ठीक है। नाउम्मीदी वैसे भी जो है ना वो इस्लाम में इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता। तो हम तो ये कोशिश करेंगे, अल्लाह से दुआ भी करेंगे कि ये चीज़ें नीचे हैं, बेहतर हो, मार्केट चले। तो मार्केट चलेगी तो हम सब भी मतलब साथ हमारा भी सारा सिस्टम चलेगा, पूरा एक सिस्टम चलेगा। आपको पता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है तो इसके साथ और बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो मुंसलिक होती हैं, वो दूसरे रोजगार होते हैं वो मुंसलिक होते हैं, वो चलते हैं। तो हम तो ये दुआ करते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूम आए एक दफा फिर, जैसे पहले आया था, इंशाल्लाह चीजें बेहतर हो। ठीक है रिजवान भाई, एक क्लाइंट हमारी वीडियो देख के हमसे बेसिक इन्फॉर्मेशन या जो हमारे पास बेसिक कोटेशंस बनी हैं PDF फॉर्म में, वो हम उनको शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद अगर उनको डिटेल डिस्कशन चाहिए तो हमारे ऑफिस से तशरीफ लें, आपसे मुलाकात करवा। बिल्कुल, कोई इशू नहीं है, मैं अवेलेबल हूँ। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। आपका व्यूवर्स आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी लंबी वीडियो देखी। आज हम वीडियो नवंबर 2023 में बना रहे थे और जितनी भी मेरे जहन में सवाल थे जो मैंने याद किए हुए थे, क्लाइंट्स के जो मैंने लिखे हुए थे, जितने भी दिमाग में थे वो सारे पूछने की कोशिश की और रिजवान भाई ने बहुत ही ब्रीफली जो है उनको डिस्क्राइब किया। मज़ीद आपकी कोई भी क्यूरी है तो हम आपको वेलकम करते हैं, ऑफिस में तशरीफ़ लाएं। जो कंस्ट्रक्शन विंग को लीड कर रहे हैं इंजीनियर रिजवान भाई, उनके साथ बैठें, CEO के साथ मिलें जो इनको भी लीड कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप ऑफिस से तशरीफ़ ला सकते हैं किसी भी वक्त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए पाक फ्लैग प्रॉपर्टीज़। अल्लाह हाफिज़।